नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं, मुंबई से जुड़ गए हैं भाऊ तोरसेकर जी। भाऊ जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाऊ, सूचना आ रही है नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक हाँ, केंद्रीय मंत्री हाँ, और उन्होंने एक बयान पिछले दिनों दिया और उनको अरेस्ट कर लिया महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने। क्या हो गया है उद्धव ठाकरे सरकार को? पहले अर्णब गोस्वामी, अब नारायण राणे। क्या एक से मन नहीं भरा था इनका? नहीं वो उसके परिणाम तो अभी भुगत रहे हैं और ये दूसरी गलती कर दी। देखिए, पॉलिटिक्स में एक बात होती है कि आप करे कुछ भी लेकिन पकड़े ना जाए। अब इसमें एक बात ऐसी है कि जो नारायण राणे बोले उसका तो समर्थन मैं नहीं करूंगा, ना देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के ऑफिशियल पार्टी ने भी उसका समर्थन नहीं किया है, लेकिन जो जी एक्शन है वो इलीगल और गलत है। क्योंकि इसके लिए जो सीआरपीसी में वगैरह है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन आपने उसको कॉग्निजेबल बना दिया। अब ये कोर्ट में तो टिकने वाला है नहीं, यानी बार जी बार कोर्ट से ये थप्पड़ खा रहे हैं, फिर भी नई गलती करते कोर्ट से और एक थप्पड़ खा लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों करते, और ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ ठीक, देखो आप, मैंने तो सुबह में ही एक वीडियो डाला है मराठी में कि जी जी नारायण राणे को आपको उकसाने के ही काम में लगाया है बीजेपी ने, तो आपने इमीडिएटली रिएक्शन दे दी। देखिए इससे क्या होता है, एक दिन में, पूरे एक दिन में, कल तक जो बीजेपी के लिए पराये थे उनके पीछे पूरी की पूरी महाराष्ट्र की बीजेपी उद्धव जी ने खड़ी कर दी। कल तक नारायण राणे अपने तौर तरीके से बोलते थे, चलते थे, उनके साथ बीजेपी के बहुत सारे नेता भी नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके लिए खड़ा हो गया। गांव गांव में, कोंकण में हो, मुंबई में हो और कहीं नासिक में हो, सब जगह से खड़े हो गए। तो नारायण राणे को बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस हो या चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने उनको प्रवेश दिया होगा, लेकिन प्रतिष्ठित उद्धव ठाकरे सरकार ने कर दिया। फर्क समझते आप? सुबह में देख रहा था, फडणवीस ने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अभी एक दर्शक ने पूछा कि इन्होंने कहा क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 15 अगस्त के उद्धव ठाकरे के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा था कि मैं वहां होता तो उनके कान के नीचे एक रसीद कर देता। एक ऐसा ही बयान है जैसा आम तौर पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कुछ-कुछ नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। पर भाऊ, क्या ये जबान केवल नारायण राणे की है? महाराष्ट्र के तो कई पार्टियों के नेता इसी तरह की जबान बोलते रहे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था जब नाना पटोले ने ये कहा था कि 2024 में कांग्रेस अकेले लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो महाराष्ट्र के मत बोलो, पूरे देश में ये बोला जाता है, कोई नई बात है नहीं। आपको याद होगा, पटोले की बात मैं बात करूंगा, आपको बोल दूं कि 2019 के चुनाव से पहले शायद राहुल गांधी हाउस में क्या बोले थे और बाहर क्या बोले थे कि नरेंद्र मोदी को देश के युवा डंडा लेकर पीट पीट कर मारेंगे। ये जी, उकसाने जी। वाली बात नहीं थी क्या? उसका निषेध भी मोदी जी ने नहीं किया था, निषेध भी नहीं किया। वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर तक बोल दिया, मोदी जी ने उस पर एक्शन की नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था ये बोल रहे हैं उसका विपरीत परिणाम उनके लिए हो जाएगा।
अब देखिए नाना पटोले हमारे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो बार बार बोलते हैं कि हम अपनी ताकत पर, सबल पर, अपनी ताकत पर लड़ेंगे, ये बोलते रहते। जी जी तो उसका रेफरेंस लेकर खुद उद्धव जी ठाकरे ने एक फेसबुक लाइव में बोला कि ये बार बार सोबल पर लड़ने की बात मत करो, लोग जोड़े जूते से मारेंगे। जी तो जी जूते से मारेना, मारना और कान के नीचे रसीद करना वगैरह वगैरह, उसमें फर्क क्या होता है? उससे आगे जाकर मैं और एक बात बताऊं, जी जी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब बारामती में सुप्रिया सुले के लिए एक मीटिंग चल रही थी। उसमें सक्षणा सलगर नाम की एक 20-22 साल की लड़की बच्ची भाषण दे रही थी, और वो क्या बोलती है, हा महाराष्ट्रातला मुंबईतला फुटाणा, तो दिल्लीत बसलेला वटाणा, असं मराठी में बोला। उसका जी मतलब ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में वो बोल रही थी, और स्टेज पर खुद शरद शरद पवार बैठे थे, और उस पर सबसे पहला आक्षेप किसने लिया? तो आज जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और शरद पवार साहब के भतीजे हैं, अजीत दादा पवार ने आक्षेप लिया था। उसके बाद ही भाषण करते हुए बोले ये लड़की क्या बात कर रही है, इसको कोई प्रोटोकॉल वगैरह कुछ है कि नहीं, उसको रोकना चाहिए था। देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जगह है, उसके बारे में क्या बोला जाए? तो अजीत दादा ने उसके आगे जाकर बोला कि मैं पीछे बैठा था तो मैं सुप्रिया सुले को बोला कि ये क्या भाषा चल रही है, इसको रोकना चाहिए। तो सुप्रिया ने मुझे बताया, ने अजीत दादा को बताया कि गांव में ऐसी ही भाषा चलती है। तो राणे कहां बोल रहे थे? राणे कहां बोल रहे थे? सही है। और उसके आगे जाकर उसी स्टेज पर अजीत दादा बोले थे, आपको मराठी की क्लिप सर्च मारो तो यूट्यूब पर मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगी। अजीत दादा ने उस वक्त बोला कि लेकिन पवार साहब स्टेज पर बैठे, उस वक्त तो नहीं बोलना चाहिए। उस पर क्या एक्शन हो गया? देवेंद्र फडणवीस ने उस लड़की को, बच्ची को अरेस्ट किया था? नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ एक्शन ले ली? मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ एक्शन ले ली थी? मेरी समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। और एक और अर्णब गोस्वामी से ये निकल नहीं, उसको पकड़ने वाले होम मिनिस्टर आज छुपे बैठे। उस वक्त के होम मिनिस्टर जो थे अनिल देशमुख, वो 4-4 बार समन्स लेकर भी चुप बैठे, चुप, और बोलते मुझे पहले एफआईआर दे दो। तो आज अर्णब नारायण राणे को एफआईआर दिखाया कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये एफआईआर है, अब अपने आप को डिफेंड करो। तो अनिल देशमुख के लिए एक कानून है महाराष्ट्र में, स्टेट का, और दिल्ली का या सेंट्रल का कानून अलग है। बार बार समन्स भेजे जा रहे, कोर्ट बोलेगा तब आएंगे। क्या चल रहा है? एक बात है लोग, एक बात है जी 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 कि जी इससे नारायण राणे को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बना दिया आज। जो बीजेपी सहसा रास्ते पर उतरने वाली संगठन नहीं है, पार्टी नहीं है, लेकिन आज नारायण राणे के खातिर बीजेपी पहली बार रास्ते पर आ गई, शिवसेना के ढंग से रास्ते पर आ गई है। तो इसका मतलब यह है कि नारायण राणे की प्रतिस्थापना बीजेपी में किसने की है? तो महाआघाड़ी या उद्धव ठाकरे सरकार ने की है। प्रताप सरनाइक ने कंगना रनौत के बारे में कहा था कि हमारे शिवसेना के जो विंग है महिलाओं की, वो उनका जबड़ा तोड़ देगी। बिल्कुल। संजय राउत ने कहा था कंगना के बारे में कि हरामखोर लड़की है। तो क्या ये शब्दों की हिंसा नहीं थी? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? या अगर कोई शिवसेना नेताओं के बारे में कोई बयान दे दे तो उसके खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी होगी, तुरंत मुकदमे कायम होंगे, और ये चाहे किसी को कुछ भी कहते रहे? ये तो चलता आया है ना, ये तो चलता है। नारायण राणे तो खुद पुराने शिवसैनिक है, ओरिजिनल ओरिजिनल शिवसैनिक है। उन्होंने अपनी ये जो यात्रा है वो तो बाला साहब के स्मृति स्थल पर जाकर मत्था टेक कर की है। तो ये भाषा नारायण राणे की जरूरत है। बीजेपी ने सही बताया कि भाषा हमारी नहीं है।
तो शिवसेना के खिलाफ शिवसेना की भाषा नहीं चलती, लेकिन शिवसेना की भाषा औरों के खिलाफ चलेगी, ये तो गलत है। और ये तो कानून से तय हो जाएगा। हमने अर्णब गोस्वामी के बारे में देखा था, उन पर भी 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए थे और कोर्ट ने बोला था एक एफआईआर फाइनल करो और उसके लिए उनको बुलाओ। वो तो मामला आज तक आगे नहीं बढ़ा, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। फिर टीआरपी निकाला गया, फिर अर्णवय नाईक की मर्डर केस का पुराना कबर से खोद कर निकाला गया। आज क्या है, वो निकालने वाले ही छुप कर बैठे हैं कानून से और नया मामला निकाल रहे, कोई बात नहीं। इससे देखिए, हमेशा एक बात होती है कि दुनिया को दिखाने के लिए जो एक्शन होती है उससे पॉलिटिक्स में कोई मतलब नहीं होता। पॉलिटिक्स में परिणाम से मतलब होता है। आपने आज नारायण राणे को बीजेपी का सबसे बड़ा लड़ाकू नेता बना दिया। भाव, जिस घटना का जिक्र आपने किया था, जब राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि इनको देश के नौजवान डंडे मारेंगे, तो मुझे याद है पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए, मजा लेते हुए ये कहा था कि भाई अच्छा हुआ हमें ये बता दिया गया कि हमें डंडे पड़ेंगे, तो मैं अब तेल वेल की मालिश करवाऊंगा, अपनी पीठ को थोड़ा और मजबूत करूंगा, योगासन ज्यादा करूंगा। हाँ, योगासन ज्यादा करूंगा। तो एक तरीका तो वो है अपने विरोधियों को जवाब देने का, और एक तरीका अपना रही है उद्धव ठाकरे सरकार। ये मैच्योरिटी लेवल शो करती है, राजनीतिक अनुभव शो करती है, या कुछ और कहेंगे, इसको क्या नाम देंगे आप भाव? मैं बोलता हूं कि ये गलत परंपरा निर्माण कर रहे हैं। आज आपकी सत्ता है, कल आपकी नहीं होगी। तब इसी ढंग से कोई कार्रवाई हुई तो आप क्या करोगे, ये सोचना जरूरी। सत्ता तो आज है आपके लिए, कल नहीं होगी, कल नहीं होगी। और ऐसे एक्शन का परिणाम हमारे पॉलिटिक्स के इतिहास में बहुत बड़ा है। आपको याद होगा कि 78 में जब इंदिरा गांधी टोटली डिप्रेस्ड हो गई थी, डिमोरलाइज हो गई थी, तो एक अरेस्ट ने उनको रिवाइव कर दिया था और 2.5 साल में वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनी थी। वो एक गलत अरेस्ट की वजह से हुआ था। गलत अरेस्ट थी इंदिरा जी की। जो चरण सिंह ने गलती की, उसका परिणाम पूरे जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार को भुगतना पड़ा था और उनका जीर्णोद्धार हुआ था। याद है ना आपको? 78 की बात है और 80 में इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बन गए फिर, और 2/3 मेजोरिटी से बने। एक अरेस्ट ने उनको बड़ा ने फिर से, यानी उनके सब पाप धुल गए, सब पाप धुल गए। लेकिन एक बात समझ लो कि आज जो कुछ हुआ है उसके बाद शिवसेना की सत्ता नहीं रहेगी, तब उसके क्या परिणाम होंगे उसको सोचना पड़ता है। और भाव, एक अंतर और मैं बताता हूं। राहुल गांधी के खिलाफ भी केस हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ भी केस हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं कहा है मोदी के बारे में पिछले 7 साढ़े 7 सालों में। शाब्दिक हिंसा कैसी होती है ये उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के कोई भी देख सकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन केस होते हुए भी मोदी सरकार ने कभी उनको अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको अरेस्ट करेंगे तो कुछ सहानुभूति इनको मिल जाएगी। तो जो ये चाहते हैं वो मत करो, लेकिन उद्धव ठाकरे बार बार वही गलती कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे। और आप तो राहुल गांधी सोनिया गांधी की क्या बात कर रहे हो? अनिल देशमुख को 5 बार समन्स भेजा गया है। सब सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे की कोर्ट तक सबने उनको कोई दिलासा देने से मना कर दिया है, फिर भी उनको घर में जाकर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये आपके सामने उदाहरण है। वो क्या ईडी या सीबीआई
इतने मूर्ख नहीं है। और उन पर उनकर कंट्रोल करने वाले जो दिल्ली में बैठे वो भी मूर्ख नहीं है, वो भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है ये करने के लिए हमको उकसाया जा रहा है। आज जो बड़ी तादाद में जो पहुंचे हैं, इसी ढंग से अर्नब के घर में भी पहुंचे थे ना। क्या हुआ? हर कोर्ट में थप्पड़ खाकर उसको जमानत देनी पड़ी थी, और वो बड़ा लड़ाकू बनकर अर्नब गोस्वामी आया था, याद होगा आपको। तलोजा जेल से 90 दिन बाहर निकला तो अंदर तो संपादक गया था, लेकिन बाहर आया तो कोई लड़वैया लड़ाकू बनकर, सेनापति बनकर बाहर निकला। तो अब आज के बाद नारायण राणे बीजेपी के लिए एक हीरो बन गए, और आपने बनाया। मोदी ने तो उनको मिनिस्टर बनाया था। और एक बात मैं याद दिला दूं आपको कि जब 2000 में भुजबल होम मिनिस्टर थे, जो शिवसेना से कांग्रेस में गए थे और फिर होम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करने का फरमान निकाला था। और उस वक्त पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़ा होने वाला आदमी भी था, वो अपोजिशन लीडर था, उसका नाम था नारायण राणे। जी जी। वो मातोश्री और कलानगर के बाहर खड़ा होकर कैमरा पर बोले थे उस वक्त नारायण राणे, अरे इनकी औकात क्या है, ये भाषा उस समय की भी है। उन्होंने भुजबल जो होम मिनिस्टर थे, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, उनकी औकात निकाली थी, और यही भाषा थी, यही भाषा थी। भाषा में फर्क नहीं है। उस वक्त बाला साहब के डिफेंस में ये भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी। तो भाषा तो वही है, भाषा वही है, पार्टी बदली है, बाकी वही भाषा है। हरियाणा विधान। और जी एक जी बात बता दूं आपको, और एक बात जी जी बता दूं। जी। ये मेरा ख्याल है 94 की बात होगी, जब गोरा खैरनार शरद पवार चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बकते थे। उस वक्त कांग्रेस ने एक मोर्चा निकाला था, और उस मोर्चे में भाषण देते हुए छगन भुजबल ने बोला था कि अगर आज मैं शिवसेना में होता तो खैरनार को जूते से मारता। ये भुजबल भी बोले थे कांग्रेस। और मुझे याद इसलिए है कि उस वक्त मैंने जो पेपर में था उसका हेडलाइन किया था मैंने कि शिवसेना का शेर कांग्रेस के मोर्चे में गर्जना कर रहा है। ये मैंने शीर्षक दिया था, हेडिंग दिया था। तो देखिए भुजबल भी अब कांग्रेस में होकर भी शिवसेना जैसा बोलते थे, राणे भाजपा में होकर भी शिवसेना जैसी बात कर रहे हैं, और शिवसैनिकों को समझ में नहीं आ रही। अजीब बात, अजीब। एक एक किस्सा याद आ गया भाव मुझे। किसी गांव में एक फकीर मांगने के लिए आता था, और वहां पर एक कुतिया थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। उसके पीछे भौं भौं करके वो भागती रहती थी। अब वो ना अपना वो सारंगी बजा पाता था, ना गा पाता था, ना घर घर जाकर के दो मुट्ठी अनाज इकट्ठा कर पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया, और वो अपनी सारंगी लेकर के उस कुतिया के पीछे भागना शुरू कर दिया उसने। और वो कुतिया आगे आगे और वो पीछे पीछे, कभी इस गली कभी उस गली। एक नौबत ऐसी आ गई कि कुतिया थक गई और गिर पड़ी, और फकीर ने उसके ऊपर पैर रख दिया कि मेरे आज 2 मुट्ठी दाने तो गए, पर तेरी फड़क निकाल दी मैंने। तो ये जो अलग अलग जगहों पर हम दृश्य देखते हैं, हम पिछले 9 महीने से पंजाब से लेकर के दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं बेशर्मी कि किसी पार्टियों के उकसावे पर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और इन्होंने हर तरह के बयान दिए हैं। करीब करीब रोजाना टेलीविजन चैनलों पर इंटरव्यूज, धमकियां, बक्कल उतार देंगे, हम ये कर देंगे, दिल्ली क्या इनके बाप की है। लेकिन मोदी ने एक शब्द नहीं बोला है, एज प्राइम मिनिस्टर एक शब्द नहीं बोला। गृह मंत्री की तरफ से इनके बारे में एक शब्द नहीं।
कभी कभार अगर बयान आता भी है तो केवल कृषि मंत्री का। और परसों हरियाणा विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब दिया गया कि अकेले हरियाणा में ही इनके खिलाफ अलग अलग 20 जिलों में 136 मुकदमे हैं और 2 मुकदमे देशद्रोह के हैं। यानी 136 मुकदमे सामान्य धाराओं के, ये कोविड-19 के प्रोटोकॉल तोड़ना या 144 तोड़ना, और 2 राजद्रोह के। इसके बावजूद इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस ने भी इनके खिलाफ अंडरटेकिंग तोड़ने के आरोप में, लाल किले पर चढ़ाई करने के मामले में, दिल्ली पुलिस के 510 पुलिस वालों को घायल करने के आरोप में गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कर रखे हैं, लेकिन एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या इनका हाल उस फकीर जैसा नहीं, फकीर ने जो उसका किया था वैसा ही हाल सरकार ने नहीं कर दिया है? ना इनसे ये कह रहे कि आप अपने घर जाओ, ना इनसे बात कर रहे, ना इनके उग्र बयानों पर कोई टिप्पणी दे रहे, ना इनको गिरफ्तार कर रहे। ये उकसाने का मतलब ही ये होता है कि आप रिएक्ट हो जाओ, और रिएक्ट होने में ही आपकी हार होती है। अगर मैं बार बार बोल रहा था कि नारायण राणे आपको उकसा रहे, और यही तो मैं अर्नब के बारे में भी बोला था। अप्रैल जी, जी। 2020 का मेरा वीडियो है कि ये शिकंजा है, ये ट्रिक है आपको उकसाने की, उसमें मत फंस जाओ। अब फंस गए, अब फंस गए। और मैं आपको बोल दूं अभी भी कि एक बड़े मुंबई के बहुत बड़े, जिनका बड़े बड़े केसेस जीतने का जिनका अनुभव है, ऐसे एक बड़े वकील ने मुझे परसों 3 दिन पहले फोन किया था, कि बोला था कि आप उस वक्त बोल रहे तो मुझे अब सच लगता है। ये सरकार किसी जाने माने वकील से सलाह बिना लेकर ही कुछ भी कर जाती है, और फिर बार बार कोर्ट से इनको थप्पड़ खाने पड़ते हैं। जी, जी। तो उनको उस वक्त मैंने बोला था फोन पर कि आपको नहीं लगता ये गलती कर रहे, तो वो लीगल पॉइंट से ही देखते, तो बोले पुलिस की एक्शन तो सही है, लेकिन जब कोर्ट से थप्पड़ आई तो बात ये होती ना, रास्ते पर का किसी को भी आप उठाकर ले जाओ तो बात नहीं हो, लेकिन बड़े किसी नाम वाले आदमी को आप उठाते हो तो उसका बवाल बन जाता है। और जब कोर्ट दूसरी तरफ से बोलने लगे तो आपकी बेइज्जती हो जाती है। इस सरकार की बेइज्जती बार बार हो रही है। इसलिए वो बड़े वकील ने भी मुझे बोला कि आपका 1 साल पहले की बात मुझे अब सच लगती है कि इनको कोई गलत ढंग से। और एक बात बोल दूं आपको, जब ये परमवीर कर्णब की अरेस्ट, सचिन वाजे सब जोरों शोरों से चल रहा था, यही जी, यही तो हिम्मतबाजी सचिन वाजे में भी दिखाई थी ना। इसी ढंग से सचिन वाजे AK-47 वाले लेकर अर्नब को अरेस्ट करने गए थे। आज क्या बिल्कुल अलग सही। हुआ है? कोई बात नहीं। लेकिन उस वक्त जूलियो रिबेरो, जिनको टॉप कॉप बोला जाता है, 90 से ज्यादा उनकी उम्र है और बड़ा एक्सपीरियंस उनके पीछे, सिर्फ मुंबई के कमिश्नर नहीं रहे, गुजरात गवर्नमेंट के सलाहकार बने, खालिस्तान के मामले में पंजाब गवर्नमेंट के सलाहकार बने। सही। उस जूलियो रिबेरो ने ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा था परमवीर के बारे में कि ऐसे कमिश्नर डेंजर होते हैं, सही। जो जो अपने आका जो होते हैं, बड़े होते हैं, रूलर्स होते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले जो अधिकारी होते हैं, वो उसी सत्ता के लिए सबसे बड़ा धोखा होता है। ऐसा आर्टिकल उन्होंने लिखा है ट्रिब्यून में, देखिए आप। द ट्रिब्यून में 1 साल पहले उन्होंने आर्टिकल लिखा था जब अर्नब की अरेस्ट हो गई। बोले इन्होंने तो ये सरकार डुबा दी, परमवीर ने। ऐसा जूलियो रिबेरो ने लिखा था। अब जूलियो रिबेरो के जो शब्द है वो परमवीर के बारे में इस सरकार को ही महंगे पड़ रहे हैं। अब परमवीर को ही गुनहगार ठहराने की कोशिश कौन कर रहा है? आज जो पकड़ने गए कल उनको ही गुनहगार कौन मानेगा? ये भी बिल्कुल। सोचो। आज जो पुलिस गए जिन्होंने एक्शन किए, उनके बारे में कल क्या होने वाला है वो पुलिस ऑफिसर को भी सोचना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट और यहाँ की पुलिस लगातार इल्लीगल काम कर रही है, गलत, मतलब गैर कानूनी काम कर रही है, और कोर्ट में जाते हैं तो उनको झाड़ खानी पड़ती है। इससे जो ये एक तरफ कहते थे ना कि ये स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है,
क्या आज छवि बन गई है मुंबई पुलिस की? मतलब इससे ज़्यादा खराब छवि और कोई हो सकती है क्या? ये स्क्रैप यार्ड बोलते हैं वहां की पुलिस है, जिसको भंगार बोलते हैं। जिस ढंग से पुलिस का काम चल रहा है, वो बार बार कोर्ट से जूतम पैजार हो रही है और फिर भी अकल ठिकाने नहीं आ रही। इस पर तो मैंने बोला ना, जूलिया रोबेरो ने उसमें एग्जाम्पल दिया है कि 2-3 बार ऐसा हो गया कि सत्ता में बैठे लोग बोल रहे थे, बोला मैं रिजाइन करूंगा लेकिन ये एक्शन नहीं लूंगा। जी, जी, जी। इसलिए उनका नाम है, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हो ना, उसमें जूलियो रिबेरो आते हैं। जिन्होंने मुंबई पुलिस को नाम दिया, वही तो इस सरकार जिस ढंग से पुलिस का इस्तेमाल करती है, उसके खिलाफ वही जूलियो रिबेरो ने लिखा है, जिनको स्कॉटलैंड यार्ड माना जाता है। उन्हें लिखा है आर्टिकल 1 साल पहले, 8-10 महीने पहले होगा, जब अर्नब को अरेस्ट हुई थी। यह क्या जी, बड़ी जी। भारी गलती कर दी, ऐसा उन्होंने बोला है, लिखा है, जी, जी, जी। लिखा है। और अजीब बात देखो कि उसी परमवीर और बाकी के मामले जो है, उसमें एक कमेटी बनाओ और इंक्वायरी करो, ऐसा शरद पवार जी बोले, और बोले उस कमेटी का प्रमुख जूलियो रिबेरो को बना दो। तो रिबेरो ने हाथ जोड़ दिए, भैया मुझे इसमें मत घसीटो, आप जो कर रहे हो वो करो, मुझे बताना हो मैंने बता दिया है। ये रिबेरो ने बोला। इसका मतलब ये सरकार अगर और पुलिस गलत कर रही है, उसका सबसे बड़ा सबूत अगर कौन है, तो खुद जूलियो रिबेरो बता रहे। कई बार ऐसा नहीं लगता भाऊ कि ये लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम सीटें ना रह जाएँ? बिल्कुल। नहीं, नहीं, ये तो सबसे बड़े, मैंने इसीलिए तो इंदिरा गांधी को उदाहरण आपको कोट किया है कि उनको 2/3 मेजोरिटी तक ला गए, लाकर खड़ा कर दिया चरण सिंह ने। अरेस्ट हुई, लेकिन अरेस्ट से निकला क्या मतलब? हाँ, उनको उनको मैंने अरेस्ट करके दिखाया, ये जो अहंकार था वो सफल हो गया, मान लेते कि पुलिस आई, इंदिरा जी ने क्या तमाशा किया तो याद है, रास्ते पर बैठ गई थी और कांग्रेस के सब कार्यकर्ता आके खड़े हो गए थे। तो चरण सिंह का अहंकार सफल हो गया, खुश हो गया, लेकिन फिर जनता पार्टी का हर्ष क्या हुआ ये याद करो। बिल्कुल सही है। भाऊ बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा आप जुड़े और एक और जाते ताज़ा जाते एक बात बता दूं आपको, जी, जी, अभी जी। अभी मैं सुन रहा था, वो जो बीजेपी के नेता है, वो वहां जहां उनको अरेस्ट हुई, उस तहसील का नाम संगमेश्वर है। जी। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, इसी संगमेश्वर में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को औरंगजेब ने अरेस्ट किया था। ओहो! क्या बात उसकी है। कब्र इसी महाराष्ट्र में खोदी गई। ये उदाहरण जठार नाम के बीजेपी के नेता है, उन्होंने दिए कि ये घटना संगमेश्वर में हुई है, ये मत भूलो। बहुत-बहुत धन्यवाद भाऊ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।